क्या बात इनाय की वैसे हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था ब्लड के बारे में, तो अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में हम लोग देखते हैं इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट। और फॉर्म्ड एलिमेंट में हम लोगों ने पढ़ा था हमारे 3 डिफरेंट टाइप के जो ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और हमारे ब्लड प्लेटलेट। प्लाज्मा में हम लोगों ने देखा था 90 to 92% हमारे वाटर मॉलिक्यूल थे, और इसके साथ साथ हम लोगों में इसमें कुछ मेजर प्रोटीन का नाम लिए थे, जिसमें हमारा एक प्रोटीन था फाइब्रिन प्रोटीन, जो कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल था। और इसी फाइब्रिन में हमारे थ्रोम्बिन प्रोटीन भी आते हैं, जो एज ए एंजाइम की बात करते हैं, जिसकी डिस्कस हम लोग ब्लड कोआगुलेशन में करने वाले हैं। तो इस चीज़ पे ना ध्यान देते हुए आज हम शुरू करने जा रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। तो जैसे अगर ब्लड क्लॉटिंग की बात किया जाए, आज का हमारा चैप्टर है कोआगुलेशन ऑफ ब्लड, मीन्स ब्लड कैसे कोआगुलेट कर जाती है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जब ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है तो उस समय ब्लड हमारा कोआगुलेट नहीं होता। दैट मीन्स ब्लड की हमारे क्लॉटिंग नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं कि जब हमें कोई इंजरी हो जाती है या फिर हमारा कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है, तो उस समय हम देखते हैं कि हमारा ब्लड क्लॉट करने लगता है। तो बात यह है कि जब हमारा ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में है, हमारे बॉडी का कोई भी एक बॉडी पार्ट डैमेज नहीं है, तो इस केस में हम देखते हैं कि जो हमारे ब्लड है वो क्लॉटिंग नहीं है बल्कि नॉर्मल है, इन केस ऑफ नॉर्मल टिश्यूज। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि हमारे ब्लड वेसल्स डैमेज हुए या फिर हमारे बॉडी में कहीं भी इंजरी हुई, तो हम देखते हैं कि हमारे बॉडी से कुछ ब्लड रिलीज होती है, और वो ब्लड कुछ समय के बाद लगभग 3 से 5 मिनट के अंदर पूरी तरह से क्या होती है, वो क्लॉट कर जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 2 कंडीशन है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी ब्लड कोआगुलेट क्यों होती है। तो ब्लड कोआगुलेट करने वाले एजेंट को हम बोलते हैं ब्लड कोआगुलेंट, और जो ब्लड कोआगुलेंट होते हैं प्रेजेंट इन ब्लड टिश्यूज, ये हमारे ब्लड के टिश्यूज में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो इसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ब्लड कोआगुलेंट को। पहला हमारा है प्रो कोआगुलेंट्स और दूसरा हमारा है एंटी कोआगुलेंट्स। प्रो कोआगुलेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो प्रो कोआगुलेंट हमारे वो कोआगुलेंट्स होते हैं, हमारे ब्लड क्लॉटिंग को करने वाले एजेंट होते हैं, जो जब हमारा टिश्यू रैप्चर हो जाता है, रैप्चर मीन्स इंजरी हो जाती है हमारी बॉडी में, और हमारे कुछ सेल जब डैमेज हो जाते हैं, तो इस केस में हमारे जो रैप्चर्ड टिश्यू होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं हमारे प्रो कोआगुलेंट को, और जो प्रो कोआगुलेंट होता है वो कोआगुलेंट में कन्वर्ट होकर के ब्लड की कोआगुलेशन करवाती है। ब्लड की कोआगुलेशन का मतलब कि ब्लड का क्लॉटिंग करवा देती है। लेकिन जब हमारा टिश्यू नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल होने के समय हम देखते हैं कि हमारा जो एंटी कोआगुलेंट है, ये एंटी कोआगुलेंट एक्टिवेट होती है, और ये हमारे ब्लड के कोआगुलेशन को क्या करती है, इनहिबिट करती है। ये साइन हमारा इनहिबिशन का है। तो इस तरह से जो हमारी ब्लड है उसकी कोआगुलेशन को इनहिबिट करती है। इसका मतलब ये है कि जब तक हमारे बॉडी में कोई इंजरी नहीं हुई है, हमारे बॉडी से ब्लीडिंग नहीं हुई है, उस समय की कंडीशन है कि हमारे एंटी कोआगुलेंट जो हैं वो एक्टिवेट हैं और ब्लड के कोआगुलेशन को वो रोक रहे हैं। ये रीजन है कि जब हमारी ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में होती है, तो हमारे एंटी कोआगुलेंट, जैसे आप लोग के बहुत फेमस सा नाम है हिपैरिन, जो कि लीवर से प्रोड्यूस होती है, और हिपैरिन हमारे ब्लड के कोआगुलेशन को रोकती है।
और ये हिपैरिन हम लोग हेरोडिनेरिया दैट मीन्स लीच के केस में भी पढ़ते हैं। हम लोग जनरली ये पढ़ते हैं कि लीच की सलाइवा में हिपैरिन नाम की एंजाइम होती है, एंटीकोगुलेंट होती है, और वो एंटीकोगुलेंट हमारे ब्लड के क्लॉट होने से रोकती है। इसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि हमारी जो लीच होती है वो हमारे ब्लड को कंटिन्यू सक करती जाती है और हमारे ब्लड क्लॉट नहीं होती। लेकिन जब हमारा टिश्यू डैमेज होता है, रैप्चर्स होता है, तो उस समय ये देखो आर फॉर रिसेसिव और डी फॉर डोमिनेंट। जब हमारा टिश्यू नॉर्मल है तो उस समय हमारे एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। जबकि जब हमारा टिश्यू रैप्चर होता है तो उस समय हमारे एंटीकोगुलेंट क्या होते हैं, रिसेसिव हो जाते हैं, दैट मीन्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं। और इनएक्टिव होने की वजह से हमारे ब्लड का क्लॉट रैप्चर के केस में हमारे ब्लड की क्लॉटिंग क्या होती है, शुरू हो जाती है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी टिश्यू है अगर ये रैप्चर केस में है तो ये डैमेज हो, ये डी फॉर डोमिनेंट। तो जब हमारा टिश्यू रैप्चर होता है तो हमारा प्रोकोगुलेंट क्या होता है, डोमिनेंट होती है और हमारे ब्लड का क्लॉटिंग जो है शुरू हो जाती है। जबकि ये एंटीकोगुलेंट को क्या करता है, ये सुप्रेस करता है, रिसेसिव करता है। इस वजह से ये डोमिनेंट ना होने की वजह से रिसेसिव कंडीशन में हमारे एंटीकोगुलेंट क्या करते हैं, ब्लड के कोगुलेशन को रोक नहीं पाते हैं। एंटी मीन्स विरोध करना, कोगुलेशन मीन्स ब्लड के कोगुलेशन को। लेकिन नॉर्मल टिश्यू में यही वाइस वर्सा केस हो जाती है, जो कि हमारे प्रोकोगुलेंट इनएक्टिव हो जाते हैं जब नॉर्मल टिश्यू होता है, और एंटीकोगुलेंट हमारे क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे हमारे ब्लड की कोगुलेशन रुक जाती है। तो ये तो हमारी हो गई थी ओवरव्यू। ओवरव्यू मीन्स कि हमारे बॉडी में ब्लड का कोगुलेशन कब होता है और ब्लड का कोगुलेशन कब नहीं होता है, वो डिपेंड करती है हमारे टिश्यू पे। रैप्चर मीन्स डैमेज, ऐसे टिश्यू जो हमारे ट्रॉमा कंडीशन पे पहुंच हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे जो ब्लड की प्लाज्मा थी, ब्लड प्लाज्मा में कुछ फाइब्रिन प्रोटीन थी और वो प्रोटीन हमारे ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता था। तो इनमें से कुछ प्रोटीन की बात हम करेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक हेडिंग ले रहे हैं, जनरल मैकेनिज्म। एक जनरल मैकेनिज्म है और इस मैकेनिज्म के प्रोसेस से क्या होती है, जो हमारा ब्लड है उसका कोगुलेशन होता है। तो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है फाइब्रिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और थ्रोम्बिन मीन्स थ्रोम्बिन प्रोटीन। थ्रोम्बिन प्रोटीन हमारा प्रिमिटिव है। जैसे हम लोगों के बीच में एक बहुत ही फेमस जो है हार्मोन है जिसका नाम हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। और प्रो इंसुलिन के केस में हम कहते हैं कि इसमें ए बी और सी ये हमारे पेप्टाइड लिंकेज होते हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक होते हैं। और जब ये एक्टिव कंडीशन में मीन्स इंसुलिन में कन्वर्ट होता है तो इस समय ये सी पेप्टाइड हमारा रिप्लेस हो जाती है। तो कहने का मतलब इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट पहले रही होगी प्रो इंसुलिन के केस में, वो मॉलिक्यूलर वेट अब रिड्यूस हो जाती है और ये सी पेप्टाइड हमारा इंसुलिन में पार्टिसिपेट नहीं होता। ऐसे हम बात कर रहे हैं प्रोथ्रोम्बिन की मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 68,700। और इसके बाद ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होते हैं और या तो कैल्शियम या तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के प्रेजेंस में ये थ्रोम्बिन प्रोटीन कन्वर्ट हो जाती है हमारी थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन का मॉलिक्यूलर वेट है 33,700। नियर अबाउट हमारे प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन का मॉलिक्यूलर वेट नियर अबाउट 1/2 है। हम एग्जैक्ट 1/2 नहीं बोल सकते, बल्कि क्या है, नियर अबाउट हाफ पे है। तो यहाँ पे देखिए प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए दो केस है। केस नंबर 1, या तो कैल्शियम का लेवल हमारे प्लाज्मा में राइज हो जाती है, या तो हमारे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे हमारा प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ये जो एक्टिवेटर होते हैं ये डिपेंड करते हैं दो फैक्टर पे, एक है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर और एक है हमारा एक्सट्रिंसिक फैक्टर।
इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का मतलब, इंट्रिंसिक मीन्स विद इन द बॉडी, कुछ ऐसे भी रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारे ब्लड क्लॉट करने लगते हैं, उसको हम इंट्रिंसिक बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर होती है। कुछ इंट्रिंसिक दैट मीन्स हमारे कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं जो हमारे प्रोथ्रॉम्बिन के जो प्रोथ्रॉम्बिन एक्टिवेटर हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत लेंदी हो जाएगा। तो चलिए हम एक जनरल मैकेनिज्म के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो प्रोथ्रॉम्बिन एक्टिवेटर आइदर कैल्शियम और प्रोथ्रॉम्बिन एक्टिवेटर के प्रेजेंस में हमारी प्रोथ्रॉम्बिन क्या होती है, एक्टिवेट होकर के थ्रोम्बिन बनती है, और थ्रोम्बिन का मॉलिक्यूलर वेट है 33,700। इसका मतलब ये है कि इसका कुछ पेप्टाइड्स हमारा यानी कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमारे सेपरेट हुए। अब ये जब थ्रोम्बिन हमारा एक्टिवेट हो जाता है तो ये थ्रोम्बिन एज ए एंजाइम काम करने लगता है, बट ये थ्रोम्बिन जो हमारा एज ए एंजाइम काम कर रहा है, ये एज ए एंजाइम है फॉर एक्टिवेटेड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। जो हमारे फाइब्रिन प्रोटीन को स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर होते हैं उनके लिए एज ए एंजाइम काम करता है हमारा थ्रोम्बिन। तो इसके बारे में हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ थ्रोम्बिन प्रोटीन हमारे थ्रोम्बिनोजन को फाइब्रिन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। फाइब्रिनोजन हमारा इनएक्टिव फॉर्म है, जबकि फाइब्रिन मॉलिक्यूल हमारा एक्टिव फॉर्म है। फाइब्रिनोजन की भी देखिए यहाँ पे, फाइब्रिन जब एक्टिवेट हो रहा होता है तो उस समय हम देखते हैं कि फाइब्रिन की जो मॉलिक्यूलर वेट है, इसकी मॉलिक्यूलर वेट होती है 340,000 डाल्टन, इसकी मॉलिक्यूलर वेट है। जबकि अगर हम यहीं पे बात करें, जो हमारी फाइब्रिनोजन है थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में एक्टिवेट होती है और वो बनती है फाइब्रिन मॉलिक्यूल मोनोमर। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 लोअर मॉलिक्यूल के पेप्टाइड हमारे क्या होते हैं, इस फाइब्रिनोजन से सेपरेट हो जाते हैं। और इस तरह से यहाँ पे 1 फाइब्रिनोजन का मतलब 1 फाइब्रिन मॉलिक्यूल का मतलब एक फाइब्रिनोजन हमारा थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में एक ही फाइब्रिन मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब कि मोनोमर के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारी फाइब्रिन मॉलिक्यूल है, मोनोमर है, इसके अंदर कौन सी बॉन्ड प्रेजेंस होती है, इसका पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाता है। फाइब्रिन मॉलिक्यूल का जो मोनोमर फॉर्म में है, इसका पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाता है और ये एक लॉन्ग फाइबर का फॉर्मेशन करता है, इसे हम कहते हैं फाइब्रिन। फाइब्रिन की जो फॉर्मेशन होती है, लॉन्ग फाइबर फॉर्म करती है, तो इस फाइब्रिन में जो हमारे फाइब्रिन के मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में क्रॉस लिंकेज बॉन्ड नहीं होती, मींस कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होती, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या करते हैं, अपने आप के जो फाइबर होती है उसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये जो मॉलिक्यूल मोनोफॉर्म है वो एज ए फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं जो हमारी फाइब्रिन प्रोटीन है, थ्रोम्बिन इधर आती है, एक्टिवेट करती है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर को, और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर को एक्टिवेट थ्रोम्बिन जब एक्टिवेट करती है तो इसमें टोटल टाइम लगता है 10 to 15 सेकेंड। 10 to 15 सेकेंड में हमारे जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं जो फाइब्रिन को एक्टिवेट करते हैं, ये हमारे क्या करते हैं 10 to 15 सेकेंड में इस फाइब्रिन मीन्स फाइबर, जो कि फाइबर हो चुका है, फाइब्रिन मॉलिक्यूल हमारा फाइबर हो चुका है, लॉन्ग फाइबर, इस लॉन्ग फाइबर के बीच में क्या करती है, क्रॉस लिंकेज को फॉर्म कर देती है। दैट मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट हो जाती है। एक बात का ध्यान देना है कि हमने यहाँ पे फाइब्रिन मॉलिक्यूल के मोनोमर को हमने फाइब्रिन में जब लॉन्ग चेन बनाया तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से फाइबर बनता है। दैट मीन्स बहुत ही वीक होते हैं फाइबर, हमारे आसानी से ब्रेक हो सकते हैं। लेकिन जब थ्रोम्बिन ने यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर को, 10 से 15 सेकंड में ये क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इस समय हमारे फाइब्रिन के जो फाइबर थे उस फाइबर के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर लिया, और वो कोवैलेंट हमारा फॉर्म होने की वजह से उसके बीच में क्रॉस बॉन्ड बन गई, जिससे वो फाइबर्स हमारा और टाइटली पैक हो गया। टाइटली पैक होने के साथ साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि प्लेटलेट के साथ मिल करके हमारा ये जो फाइबर्स है वो जाके ब्लड को क्लॉट कर देता है। ब्लड क्लॉट कैसे करता है, जैसे मान लीजिए फाइबर का क्रॉस लिंक हो गया इस तरह से, ये हमारे फाइबर्स बन गए और इस फाइबर के बीच में जा करके हमारा प्लेटलेट इंटेंगल्ड हो जाता है, फंस जाता है, और इस तरह से हमारे ब्लड का जो ब्लीडिंग होती है वो ब्लीडिंग रुक जाती है। इसके बाद हमने ये भी बात किया था कि अगर हम प्लाज्मा की बात करें और प्लाज्मा से अगर हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर मींस फाइब्रिनोजन की बात करें और फाइब्रिनोजन को अगर हम इसमें से निकाल दें प्लाज्मा से, तो जो हमारा प्लाज्मा बचता है उसको हम सीरम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारी फाइब्रिनोजन प्रोटीन है जो फाइब्रिन को फॉर्म कर रही थी वो तो हमारा नेटवर्क बनाने में चला गया, मेश बनाने में, जिसमें हमारे प्लेटलेट ला करके इंटेंगल्ड हो रहे हैं। लेकिन जो बाकी हमारे मटेरियल हैं जिसमें एंटीबॉडी हो गई, एल्बुमिन प्रोटीन हो गई और सारी चीज़ें हो गई और कंपोनेंट्स हो गए, वो हमारे फाइबर्स के बाहर निकल करके सीरम को फॉर्म कर देती है और वो सीरम लेटर ऑन क्या होती है, ड्राई होकर के उसके ऊपर एक कपड़े का फॉर्म कर लेती है, जिससे हमारे बॉडी में नेक्स्ट पैथोजन के एंट्री को रोका जा सकता है। कुछ चीज़ें यहाँ पे छूटी हुई है। अगर कोई बात करे कि प्रोथ्रॉम्बिन हमारे बॉडी में कहाँ बनता है, किस ऑर्गन में सिंथेसाइज होती है प्रोथ्रॉम्बिन, तो आप कहोगे लीवर प्रोड्यूस्ड प्रोथ्रॉम्बिन हार्मोन्स, प्रोथ्रॉम्बिन प्रोटीन। और ये लीवर जब प्रोथ्रॉम्बिन प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रही होती है तो एक विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, उस विटामिन को कहते हैं विटामिन के। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। विटामिन के प्रेजेंस में हमारा लीवर प्रोड्यूस करती है प्रोथ्रॉम्बिन को और लीवर ही हमारा प्रोड्यूस करती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन को। इसका मतलब ये है कि जिस पर्सन की लीवर डैमेज होगी उसके ब्लड के क्लॉटिंग में भी समस्या आएगी अगर उसका लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो अब तक अगर आपके दिमाग में बैठी हुई थी ये बात कि जिसको हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया के ही पेशेंट के बॉडी में जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, तो अब आप ये भी पता लगा सकते हो कि अगर किसी पेशेंट के बॉडी में प्रोथ्रॉम्बिन की संख्या कम है या फाइब्रिनोजन की संख्या कम है, दैट मीन्स उसका लीवर डैमेज है या फिर वीक है, तो ऐसे पेशेंट के बॉडी अगर इंजर्ड हो जाएंगे तो उनके ब्लड आसानी से क्लॉट नहीं होंगे। बात यहाँ पे ये उठती है कि अगर हम पता लगाएं कि लीवर में हमारा जो प्रोथ्रॉम्बिन है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको हम कैसे पता लगाएंगे, तो इसमें देखो यहाँ पे इसके कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं प्रोथ्रॉम्बिन और फाइब्रिनोजन को। प्रोथ्रॉम्बिन अगर हमारे ब्लड में डिटेक्ट किया जा रहा है 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एक डेसीलीटर में अगर 15 मिलीग्राम प्रोथ्रॉम्बिन पाया जा रहा है, इसका मतलब हमारा लीवर फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है। और फाइब्रिनोजन की अगर हम बात करें तो 100 to 700 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर इसकी हम बात करें पर डेसीलीटर 100 to 700 मिलीग्राम, तो इसका मतलब ये है कि लीवर हमारी फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फॉर्म कर रहा है। दूसरी बात दिमाग में एक और मतलब सवाल स्ट्राइक करता है कि सर यहाँ टिश्यू अगर नॉर्मल है दैट मीन्स इंजरी नहीं है, तो प्रोकोगुलेंट हमारे कोगुलेशन को इनहिबिट करता है, जबकि हमारे एंटी कोगुलेंट प्रोड्यूस होते हैं। एंटी कोगुलेंट सपोज दैट मैंने हिपैरिन की बात किया, तो एंटी कोगुलेंट दैट मीन्स हिपैरिन भी हमारे लीवर से ही प्रोड्यूस होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी एंटी कोगुलेंट कैसे इनएक्टिव हो जा रही है जब हमारा टिश्यू रैप्चर हो रहा है। प्लस में हम ये बात करेंगे कि जब टिश्यू रैप्चर हो रही है तो किस तरह से हमारे प्रोकोगुलेंट कोगुलेंट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। कोगुलेंट मीन्स हमारे थ्रोम्बिन और फाइब्रिन प्रोटीन हमारे क्या है, कोगुलेंट हैं, जबकि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन हमारे प्रोकोगुलेंट के नाम से जाने जाएंगे। तो इसे समझने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रखा है। ये हमारा कोई नॉर्मल टिश्यू है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स की है, और ब्लड वेसल्स के टिश्यू में यहाँ से बाउंडेड है हमारा प्लेटलेट्स। तो अगर कोई स्टूडेंट ये समझता है कि हमारे जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो ब्लड प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में ऐसे नॉर्मली फ्लोटिंग करता रहता है, जैसे हमारे ल्यूकोसाइट्स होते हैं, और ल्यूकोसाइट्स के साथ साथ जैसे हमारे एराथ्रोसाइट्स होते हैं, सेम इसी तरह से जो है हमारे बॉडी में प्लेटलेट भी फ्लो होता रहता है हमारे ब्लड प्लाज्मा में एज ए फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ये गलत है। प्लेटलेट हमारे बाउंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं नॉर्मल टिश्यू से,
और ये नॉर्मल टिश्यू हमारे ब्लड वेसल्स की टिश्यू है। और इस प्लेटलेट्स पे रिसेप्टर होते हैं प्रोथ्रोम्बिन के, और प्रोथ्रोम्बिन के रिसेप्टर से बाउंडेड होता है प्रोथ्रोम्बिन। कहने का मतलब कि जब हमारा टिश्यू नॉर्मल है तो टिश्यू नॉर्मल होने के साथ साथ जो हमारा प्रोकोगुलेंट है, दैट मींस प्रोथ्रोम्बिन है, वो हमारा बाउंडेड फॉर्म है, नॉट फ्री फॉर्म। तो जब ये बाउंडेड फॉर्म में है प्रोथ्रोम्बिन, तो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा ही नहीं। थ्रोम्बिन में नहीं कन्वर्ट होगा तो हमारे थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिन प्रोटीन स्टेबलाइजिंग के जो है हमारे फैक्टर नहीं एक्टिवेट होंगे, प्लस में हमारा फाइब्रिनोजन भी नहीं कन्वर्ट होगा फाइब्रिन मॉलिक्यूल में। इस तरह से हमारे ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो कभी हो नहीं सकती। लेकिन जैसे हमारा नॉर्मल सेल डैमेज होता है, नॉर्मल टिश्यू डैमेज होता है ब्लड वेसल्स का, हमारे ब्लड का फ्लो होना शुरू होता है इंजरी होने पे, तो इसका जो बॉन्ड है प्लेटलेट का नॉर्मल टिश्यू से वो ब्रेक हो जाता है। हमारी प्रोथ्रोम्बिन प्लेटलेट से भी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। और ये प्रोथ्रोम्बिन यहाँ पे आकर के जो है एक्सट्रिंसिक फैक्टर या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर या फिर कैल्शियम के प्रेजेंस में ये क्या करता है, अपने आप को एक्टिवेट कर लेता है। और एक्टिवेट करने के साथ साथ दूसरी बात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हमारा फाइब्रिन प्रोटीन यहाँ पे पॉलीमराइजेशन कर रहा होता है तो एक इसमें आयन की जरूरत होती है, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। बात ये आती है कि सर कैल्शियम आयन कहाँ से रिलीज होते हैं? वैसे तो अगर हमारे ब्लड में इतना कैल्शियम होता नहीं, तो आप लोगों ने देखा होगा कटे हुए जहां पे हमारी बॉडी इंजर्ड हो जाती है, लोग वहां पे चूना लगाते हैं, चूना। और चूना में क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट होती है, यानी पत्थर से बना होता है चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जैसे अपने हम इंजर्ड पार्ट पे उसको लगाते हैं, कैल्शियम को लगाते हैं, तो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग बढ़ जाती है। आप कहोगे सर बार बार तो हम चूना लगाते नहीं, कैल्शियम लगाते नहीं। इसका मतलब ये है कि जो हमारी कैल्शियम रिलीज होती है वो हमारे जो रैप्चर्ड हमारे टिश्यूज हैं उनसे कैल्शियम रिलीज होती है। जो कैल्शियम रिलीज होती है वो हमारे प्लेटलेट से रिलीज होती है, प्लेटलेट से रिलीज होती है। प्लेटलेट के अंदर किस चीज से रिलीज होती है? प्लेटलेट में हमारे पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, और गाल्जी बॉडी के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, ये सब जो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये हमारे रिलीज करते हैं कैल्शियम को। तो कैल्शियम के क्लॉटिंग होने में प्लेटलेट का सिर्फ सिंगल रोल नहीं है कि वो जाकर के फाइबर में इंटेंगल्ड हो जाता है, फंस जाता है, उलझ जाता है, बल्कि प्लेटलेट का रोल और भी है कि ये हमारे जो इंजर्ड रीजन होते हैं वहां पे कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज भी करता है। तो ये था टोटल हम लोगों का ब्लड क्लॉटिंग। और इसके बाद एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।